तो गाइज स्टूडेंट, अभी तक हमने फाइनल अकाउंट्स में आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में बताया था। अब फाइनल अकाउंट्स के बारे में पूरा ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट, ये दोनों अकाउंट एक साथ बनते हैं, और तीसरी स्टेटमेंट बनती है हमारी बैलेंस शीट की। तो आज इस लेक्चर में पूरा आपको समझाते हैं ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होती है। पहले प्रैक्टिकल सोचो कि कोई भी बिजनेस है, ये स्टेटमेंट हम बनाते क्यों हैं, बिजनेस में क्या होता है, पूरे साल एंड में हम ये अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत, रिक्वायरमेंट क्या होती है, प्रैक्टिकल समझते हैं कि बिजनेस में होता क्या है। कोई भी बिजनेस है, छोटा बिजनेस है या कोई बड़ा बिजनेस है या मीडियम बिजनेस है, तो सब में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अलग अलग होती हैं, प्रोसीजर सबका सेम होता है। बिजनेस में क्या होता है, हम डेली वाइज क्या करते हैं, जर्नल एंट्री, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं। बिजनेस हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें क्या करेंगे हम, यदि बिजनेस दो प्रकार के हो सकते हैं, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। जो बिजनेस है ये गुड्स में या तो हम ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग क्या होता है फाइनल अभी बताते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करेंगे गुड्स का। ट्रेडिंग में क्या करते हैं, गुड्स फाइनल प्रोडक्ट परचेज करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट को ही परचेज करते हैं, फिर उनको सेल कर देते हैं आगे फाइनली। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, बस इसमें रॉ मटेरियल परचेज करते हैं हम, रॉ मटेरियल, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट हमारे रेडी हो जाता है, फाइनल प्रोडक्ट, फिर उसको हम सेल कर देते हैं आगे। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में थोड़े एक्सपेंस, प्रोसेस चेंज हो जाता है, एंड में होनी होती सेल है। मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल वगैरह परचेज होता है, और ट्रेडिंग बिजनेस में डायरेक्ट गुड्स फाइनल प्रोडक्ट परचेज होते हैं। तो ये बिजनेस आपको समझ में आ गए होंगे, ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है। अब कोई भी अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, अप्रैल 1 से मार्च 31 तक। तो हम जो यहाँ ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट बनाएंगे पूरी साल की बनाएंगे, लेकिन जो बड़ी बड़ी बिजनेस होते हैं, कंपनियाँ होती हैं, उनमें ये वीकली भी बन सकती है, मंथली भी बन सकती है, क्वार्टरली भी बन सकती है, हाफ ईयरली भी, और ईयरली तो बनानी ज़रूरी होती है। तो जो हमारा ये सिलेबस है, चैप्टर है, इसमें हम ईयरली ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट की बात करेंगे, तो वही पहले समझेंगे। अब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक डेली क्या होती हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगी, परचेज की एंट्री होंगी, सेल्स की एंट्री होंगी, खर्चे पेमेंट करेंगे उनकी एंट्री होंगी। जो सेल है वो उधार परचेज करें, सेल की है तो डेटर्स से पैसा आएगा, चेक बैंक में डिपॉजिट करेंगे। ऐसे ही हमने उधार परचेज की है तो उसकी एंट्री होंगी। उसके बाद जब पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को, उनकी पेमेंट होंगी, और क्रेडिटर्स से डिस्काउंट मिलेगा। कोई क्रेडिटर्स हमारा पैसा डूब जाएगा, बैड डेट्स होंगे। तो पूरे साल में यही सारा जो प्रैक्टिकल समझो बिजनेस में क्या चलता रहता है, यही। कभी बिजनेस में कोई लॉस भी हो सकता है, कोई माल कोई चोरी करके ले गया, कभी कोई छोटी मोटी आग लग गई, या कोई एक्सीडेंट में गुड्स हमारी डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस पर डे डेली के हिसाब से जर्नल एंट्री बनती रहेंगी, रिकॉर्ड होती रहेंगी। जर्नल ये प्रोसेस समझ गए। फर्स्ट प्रोसेस क्या आती है, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री, यदि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज़्यादा है तो जर्नल की जगह वो 6 बुक बताई थी हमने,
6 बुक कौन कौन सी होती हैं? कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक। जो एंट्री इन 5 लेजर्स में या 5 बुक्स में डायरेक्ट एंटर नहीं होंगी, जैसे क्या बच गई हमारी? क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज रिटर्न, क्रेडिट सेल्स रिटर्न। उसके अलावा बैड डेट्स, जो एंट्री कुल मिला के इन 5 बुक्स में नहीं आएंगी, इनमें क्या आती हैं? सारी कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं। उसके अलावा जो हमारी एंट्री बच जाएंगी वो सारी कहाँ जाएंगी? हमारी जनरल प्रॉपर में, जनरल प्रॉपर में। ठीक है, पूरे साल डेट वाइज हम ये सारी बुक्स मेंटेन करते रहेंगे, डेली की एंट्री डेली करते रहेंगे। फिर उनकी जनरल एंट्री के बाद या तो जनरल एंट्री करेंगे या 6 बुक में एंट्री करेंगे। एक प्रोसेस कोई भी बिजनेस है अपने साइज के हिसाब से अपनाएगा। सेकंड प्रोसेस क्या आता है? सेकंड प्रोसेस पे लेजर पोस्टिंग होती है। लेजर पोस्टिंग क्या होती है कि डेटर्स का, क्रेडिटर्स का, बैंक इंटरेस्ट का, हर अकाउंट का एक लेजर ओपन कर दिया जाता है। जहाँ भी जिस डेट को एंट्री होगी उसका सेकंड इफेक्ट लेजर में पोस्ट कर दिया जाता है। जैसे राम से माल परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो राम के लेजर में बाय परचेज आ जाएगा कि राम को पैसे देने हैं हमें। तो पूरे साल के एंड में जितनी एंट्री होंगी सबकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, फिर लेजर्स को क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड वो आ गया हमारा। अब जितने भी लेजर होंगे बिजनेस के अंदर A to Z सबका बैलेंस या तो डेबिट बैलेंस आएगा, डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो कौन सा डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। या कि राम से हमने 20,000 का माल खरीदा, 20,000 की पेमेंट कर दी, उसका बैलेंस नील होगा। तो जो लेजर पोस्टिंग के बाद लेजर बैलेंसिंग करेंगे, लेजर बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में 3 तरह के बैलेंस आएंगे। डेबिट बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस। तो नील बैलेंस का लेजर कहीं नहीं जाएगा आगे, वो तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर जिन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं इन सब लेजर्स की एक एक लेजर खोल के नहीं देखेंगे हम, पहले मैनुअल की बात कर रहे हैं। अब तो सब कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया कंपनियों में, केवल जनरल एंट्री डालो या जो भी अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होता है उसमें एंट्री डालो, परचेज डेबिट करो। बाकी ये लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट सब रेडी टू यूज़, रेडीमेड निकलती हैं रिपोर्ट। तो आजकल तो अकाउंटिंग में कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। मान के चल रहे हम कि हम अकाउंटिंग कंप्यूटर में नहीं कर रहे हैं, हम मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको आगे तक बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छे अच्छे जॉब के ऑफर मिलेंगे। तो मेरा ये प्रॉमिस है आपसे कि मेरे हर चैप्टर के सारे वीडियो देखोगे। मैं खुद एक एक्सपोर्ट कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर हूँ, बहुत बड़ी 1,000 करोड़ टर्नओवर की हमारी टर्नओवर है कंपनी की। तो आपको सारे जो प्रैक्टिकल, जो एक्चुअल कंपनी में प्रैक्टिकल वर्किंग होती है उसकी ट्रेनिंग कोई नहीं देगा, कोई टीचर नहीं देगा। अकाउंटिंग केवल जो बुक्स में अकाउंटिंग होती है उसको रटवा देते हैं। जब आगे आप कंपनियों में जाओगे तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए मैं जो प्रैक्टिकल से लिंक करके हर चैप्टर को समझाऊंगा आपको क्या एक्चुअल में होता है क्या नहीं होता है। तो इसलिए मेरे सारे वीडियो प्रॉपर शुरू से एंड तक सारे वॉच करना हर चैप्टर के, चाहे वो चैप्टर तुम्हें मान लो रेडी भी नहीं करना। 11th क्लास में 20 चैप्टर हैं, तुम्हें फाइनल पेपर के लिए 10 चैप्टर रेडी करने हैं,
तो जो बाकी के 10 के वीडियो हैं वो एक बार वॉच कर लेना, चाहे वो तुम उन्हें पूरा फाइनल प्रिपेयर मत करना एग्ज़ाम के लिए, लेकिन वो आगे कभी काम आ सकते हैं तुम्हारे। तो इसलिए सारे वीडियो जितने भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हों सारे वीडियो को वॉच करना शुरू से एंड तक, जब भी टाइम मिले आपको। तो ये हम बात कर रहे थे लेजर बैलेंसिंग की। तो लेजर बैलेंस 3 तरह के हो सकते हैं, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस। अब जिन लेजर्स के डेबिट बैलेंस होते हैं या क्रेडिट, उनके लिए एक सीट बना देते हैं जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। नहीं, मैं भी ये ट्रेडिंग में ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, P&L में ये डेबिट ये क्रेडिट लिख लो, बैलेंस शीट में ये आते हैं और सम स्टार्ट कर देता। लेकिन प्रैक्टिकल समझो बिजनेस में होता क्या है, कैसे प्रैक्टिकल समझ जाओगे, इन्हें कहीं रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ट्रायल बैलेंस कहाँ से बनता है? लेजर जो क्लोज करके उनके बैलेंस निकलते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? 3 चीज़ होती हैं बस। जिसका डेबिट बैलेंस है यहाँ डेबिट साइड में, क्रेडिट का क्रेडिट में, और यहाँ पार्टिकुलर्स में लेजर का नाम आएगा, पार्टिकुलर्स में लेजर के नाम आएगा। जैसे राम का लेजर है, उसका डेबिट बैलेंस है यहाँ आ जाएगा, क्रेडिट है इधर आ जाएगा, नील बैलेंस है आएगा ही नहीं। ये 2 कॉलम का ट्रायल बैलेंस होता है। एक 4 कॉलम का ट्रायल बैलेंस होता है, उसमें सारे लेजर आते हैं, क्योंकि उसमें ओपनिंग बैलेंस साल के शुरू का ओपनिंग बैलेंस होता है, डेबिट ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर और क्लोजिंग बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर। तो किसी का क्लोजिंग बैलेंस 0 है तो लेकिन उसमें ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जितने भी ओपनिंग बैलेंस होंगे तो वो सारे लेजर आएंगे। एंड में क्लोजिंग 0 हो गया है तो भी आएगा। यदि किसी में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है और ना ही क्लोजिंग है, केवल परचेज की और फिर पेमेंट कर दी, उसका बैलेंस नील हो गया, तो वो भी आएगा ड्यूरिंग दी ईयर ट्रांजैक्शंस में। तो 4 कॉलम का ट्रायल बैलेंस भी है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो प्रैक्टिकल हम यूज़ करते हैं कंपनियों में, वो सारे 4 कॉलम का ट्रायल बैलेंस भी देते हैं और 2 कॉलम का भी। तो ये कई इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि 4 कॉलम का ट्रायल बैलेंस क्या होता है और 2 कॉलम का क्या होता है। तो ये हमने आपको कंसेप्ट बता दिया ट्रायल बैलेंस का। अब ट्रायल बैलेंस आ गया। अब ट्रायल बैलेंस क्या है कि जो हमने अकाउंटिंग की है उसकी एक सीट पे पता चल गया कि किस लेजर का डेबिट बैलेंस है, किसका क्रेडिट है। अब ट्रायल बैलेंस का मतलब ये नहीं है, इससे अगले चैप्टर की मैं भूमिका समझा रहा हूँ आपको, कि ये सारे लेजर 100% ओके हैं। समझना मेरी बात। अगला चैप्टर क्या है हमारा? फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। ये चैप्टर फाइनल अकाउंट है। तो एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं कि लेजर प्रिपेयर कर दिया हमने रेंट का, एक्सपेंस का, तो ये जरूरी नहीं है वो 12 महीने की रेंट की एंट्री उस लेजर में पोस्टिंग हो चुकी हैं। हमने हो सकता है 10 महीने का रेंट दिया, 2 महीने का नहीं दिया। जब एंड में हम बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, और यहाँ ट्रायल बैलेंस तक बात समझ में आ गई। ट्रायल बैलेंस का मतलब जो हमने अकाउंटिंग की है उसका एक हमें सीट मिल गई, किस लेजर का डेबिट बैलेंस है और किस लेजर का क्रेडिट बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस से बनते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग P&L अकाउंट क्या होता है कि जो बिजनेस की नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे बोलते हैं ट्रेडिंग और P&L अकाउंट। और बैलेंस शीट क्या होती है जी? बैलेंस शीट होती है कि साल के एंड में जिस पीरियड को हम अकाउंटिंग एंड कर रहे हैं उस दिन बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है कि किसी व्यक्ति पे एसेट्स कितनी है और लायबिलिटी कितनी है। एसेट्स ज़्यादा हैं तो उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, लायबिलिटीज़ कम है, एसेट्स ज़्यादा हैं तो। और जिस कंपनी की लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, एसेट्स कम है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब है। तो जो बैलेंस शीट होती है, इसमें बैलेंस शीट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें ये वाली साइड डेबिट होती है और ये वाली साइड क्रेडिट होती है। बाकी सब अकाउंट में पहली वाली साइड डेबिट होती है, सेकंड साइड क्रेडिट होती है। तो ये एसेट्स
उधर जाती हैं डेबिट में, क्रेडिट साइड में आती हैं लाइबिलिटीज। यहाँ अमाउंट हो गया। तो बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट को बनती है, तो इसके लिए यूज करते हैं हम एज ऑन 31 मार्च 2020 जो भी डेट है। और जो ट्रेडिंग पेंडल अकाउंट बनता है ये पूरी साल के लिए बनता है, ड्यू फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। तब ट्रायल बैलेंस के बाद हम बात कर रहे थे ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट की और बैलेंस शीट की। तब ट्रायल बैलेंस में कुछ लेजर ऐसे होते हैं जो, अब लेजर्स की 3 कैटेगरी होती हैं। अब जो हमारे लेजर्स हैं सारे ट्रायल बैलेंस में, लेजर्स के सबके नाम आ जाएंगे और लेजर्स के बैलेंस आ जाएंगे जिनका बैलेंस है डेबिट या क्रेडिट। अब जो लेजर्स होते हैं ये कितनी कैटेगरी के होते हैं लेजर्स? अकाउंट्स हमने शुरू में ही बताए थे 3 कैटेगरी के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स। तो उसके अलावा उनको अब डिटेल में बताते हैं। तो देखो जो लेजर्स होंगे हमारे, अकाउंट्स होंगे, वो होंगे लेजर बोल दो या अकाउंट्स बोल दो, इनकम्स के। इनकम में जैसे सेल का अकाउंट हो गया, कोई भी इनकम है। दूसरी कैटेगरी में लिख लो एक्सपेंसेस के। एक्सपेंस डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है उसकी बात नहीं कर रहे इसमें, सब कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट है उसको बोलेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट। कैटेगरी बना रहे हैं इनकम्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट और लाइबिलिटीज अकाउंट। कि कोई हमने बिल्डिंग परचेज की, वो कौन से अकाउंट में आएगा? एसेट्स अकाउंट में। हमने बैंक से लोन लिया, लाइबिलिटीज अकाउंट में। मालिक ने से पैसे उधार लिए कैपिटल, लाइबिलिटीज अकाउंट में। क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, रामलाल से हमने उधार माल खरीदा तो रामलाल का अकाउंट क्या है? लाइबिलिटी है। और हमने किसी को माल उधार बेचा, शाम हमारे पैसे देगा तो शाम का अकाउंट क्या है? डेटर्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट। तो जो सेल करी है वो इनकम है, जो परचेज करी थी उधार वो एक्सपेंस है। तो हर एंट्री के 2 साइड होती हैं। तो एक साइड हो सकता है कि किसी भी एंट्री में दोनों साइड, एक इनकम की हो, एक एसेट्स की हो सकती है, एक इनकम की, एक लाइबिलिटीज़ की हो सकती है। तो जैसे मान लो परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश कम हो गया, एसेट्स, कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? एसेट्स अकाउंट। और जो परचेज है वो एक्सपेंस अकाउंट। तो कोई भी एंट्री उसमें इन 4 में से कोई ना कोई, डेबिट साइड में भी कोई भी चीज़ आ सकती है, इनकम भी आ सकती है, एक्सपेंस भी, एसेट्स भी और लाइबिलिटी भी। और क्रेडिट साइड में भी इनकम भी, एक्सपेंस भी, एसेट्स भी और लाइबिलिटी भी। अब देखो जो एसेट्स के लेजर है वो सारे क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएंगे। एसेट्स और लाइबिलिटीज बैलेंस शीट क्या होती है और इनकम एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है? इनकम एक्सपेंस का अकाउंट होते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, ये बहुत इंटरव्यू में पूछी जाएगी, किसी भी कंपनी में जाओगे, कि जो इनकम और एक्सपेंस होते हैं इनके लेजर्स, इनके लेजर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है इन्हें कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ट्रायल बैलेंस बनने के बाद? ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट में। इनके बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं नेक्स्ट ईयर में। ये नोट कर लेना, गांठ बांध लो बात। बैलेंसेस ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस नॉट कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। ये नेक्स्ट ईयर में बैलेंस ले कि परचेज का पूरी साल में 50 लेजर बोल रहा है कि 50 लाख की परचेज हुई है। अब ट्रायल बैलेंस के बाद जो लेजर्स में इनकम या एक्सपेंस होंगे जो ट्रेडिंग में जाएगा, जैसे परचेज
ट्रेडिंग में आएगी, तो उसके लिए एक जेवी जनरल एंट्री पास करते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो वो यहाँ आ जाता है। क्लियर ये बात? केवल इनकम्स के लिए सेल्स है तो सेल्स अकाउंट में बाय ट्रेडिंग अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, तो जब यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगी बाय सेल्स अकाउंट। तो जितने भी इनकम और एक्सपेंस हैं ये या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, और पहले समझ लो ट्रेडिंग और P&L एक ही मान के चलो, केवल ये फर्क होता है जो डायरेक्ट खर्चे वो ट्रेडिंग में आते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल तक के, जो कॉस्ट ऑफ सेल के बाद वाले खर्चे होते हैं प्रोडक्शन तक या सेल तक डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होते, तो वो P&L अकाउंट में आते हैं। तो जितनी भी हमारी इनकम से एक्सपेंस है वो या तो ट्रेडिंग में जाएंगी या P&L में जाएंगी, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी नेक्स्ट ईयर। जो एसेट्स और लाइबिलिटी है, अब मशीनरी अकाउंट है, हमने 20 लाख की मशीन खरीदी, तो साल के एंड में उस पर 1 लाख डेप्रिसिएशन लगा के 19 लाख उसकी वैल्यू बच रही है, तो 19 लाख को ये नहीं है ट्रेडिंग P&L में डाल के ख़त्म कर देंगे। ट्रेडिंग P&L में केवल मशीन का जो डेप्रिसिएशन है, जो उस साल में मशीन की वैल्यू कम हुई है, वो हिस्सा जाएगा डेप्रिसिएशन के रूप में 1 लाख रुपए। बाकी 19 लाख कहाँ चला जाएगा? एसेट्स में। तो जो अकाउंट्स रनिंग चलते रहते हैं जब तक वो परमानेंट ख़त्म ना हो जाए, जब तक मशीन बिक ना जाएगी, जब तक मशीन का अकाउंट कहाँ जाता रहेगा? एसेट्स में। हर साल कम होता रहेगा, जितना डेप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन पार्ट खर्चे में आता रहेगा, वैल्यू कम होती रहेगी। एंड में जब मशीन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी उसको सेल कर देंगे, तो यहाँ से लेजर ख़त्म हो जाएगा, और जो उसकी सेल पे प्रॉफिट लॉस होगा वो भी किस में आ जाएगा? P&L अकाउंट में। तो ये अगले चैप्टर तक की भूमिका पूरी बना रहे हैं। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आज एक बार सुन लेना, 2 बार वीडियो देख लेना, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। यदि अकाउंटिंग कॉमर्स में आए हो तो ये पूरे, क्योंकि कंपनी में जाके हमें और चैप्टर से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता, चैप्टर पढ़ोगे, एग्जाम में क्वेश्चन कर दोगे, नंबर मिल जाएंगे बस। लेकिन पूरी लाइफ में तुम्हें ये ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट ही बनानी है कंपनी में जाके, चाहे छोटी कंपनी में अकाउंट की जॉब मिले या बड़ी कंपनी में, बनानी आपको यही है, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। तो ये एसेट्स लाइबिलिटीज़ क्या होती है? जो रनिंग चलते रहते हैं, लेजर कंटिन्यू चलते रहते हैं, वो एसेट्स लाइबिलिटीज होती हैं। बैंक से लोन ले लिया, अब जब तक लोन जीरो नहीं होगा, लोन चलता रहेगा, चाहे 5 साल तक चले, तब वो कहाँ आता रहेगा? लाइबिलिटी साइड में। ऐसे ही क्रेडिटर्स के बैलेंस हैं, जिनसे हम रेगुलर माल उधार परचेज कर रहे हैं, तो वो जब तक अकाउंट उसका लेजर जीरो नहीं होगा, जब तक हर साल कहाँ आता रहेगा? बैलेंस शीट में। ऐसे जो हमारे डेटर्स हैं रेगुलर, जब तक वो हमारा पैसा नहीं देंगे, उनके अकाउंट कहाँ आते रहेंगे? एसेट साइड में, डेटर्स में। कुछ डेटर्स जब बैड डेट्स हो जाएंगे तो उसको लॉस में बुक कर लेंगे बैड डेट्स में, और उसका लेजर ख़त्म कर देते हैं। तो ये मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर हो गया कि इनकम और एक्सपेंस कहाँ जाएंगी? ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में। एसेट्स लाइबिलिटी जाएंगी हमारी इसमें, बैलेंस शीट में। अब मोटा मोटा ट्रेडिंग P&L के बारे में बताते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में वैसे बता चुके हैं हम, इसमें मेनली ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि जो परचेज के खर्चे हैं नेट और डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है। कि साल के शुरू में 20,000 का माल था, पूरी साल में हमने नेट कितनी परचेज कर ली? टू नेट परचेज टू डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है कि जिसके बिना कॉस्ट गुड्स बिकने के लिए तैयार नहीं हो सकती, वो खर्चा आता है डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो ये हम पूरा डिटेल में एक वीडियो में बता भी चुके हैं, ट्रेडिंग के ऊपर पूरा एक पर्सनल वीडियो है, उसको देख लेना। तो यहाँ नेट सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो ये साइड ज़्यादा आएगी, तो
तो इधर आता था 2GP ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ये यहाँ आ जाएगा। बाय GP ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। और यदि ये साइड ज़्यादा है, बहुत कम होता है, तो बाय ग्रॉस लॉस आएगा, ये लॉस इधर आएगा। हाँ यहाँ लिख दो, टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो P&L की शुरुआत है वो या तो ग्रॉस लॉस से होगी या ग्रॉस प्रॉफिट से, ये नहीं है दोनों चीज़ हो सकती हैं, एक चीज़ होगी। उसके बाद जो डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा जो और खर्चे बच जाते हैं उनकी हम 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं। पहला है टू ऑफिस फैक्ट्री, एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के बाद एक प्रीमाइसेस होती है ऑफिस, जहाँ अकाउंटेंट बैठते हैं, सेल्स में के बंदे बैठते हैं, परचेज करने वाले, जहाँ मतलब अकाउंट मेंटेन होते हैं, ऑफिस प्रीमाइसेस। तो टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इसमें क्या क्या खर्चे हो सकते हैं ये मैं बोल के ही बता रहा हूँ, पूरी बुक्स में दे रखे हैं, पढ़ लेना। टू सैलरीज, सैलरी एंड बेजिस, यदि पहले सैलरी बेजिस में सैलरीज पहले है तो यहाँ आएगा, बेजिस पहले है तो यहाँ जाएगा। टू रेंट रेट्स एंड टैक्सीज हो सकते हैं, ऑफिस का रेंट है कोई, प्रिंटिंग स्टेशनरी के खर्चे, पोस्टेज, लाइटिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, LIC नहीं, बिजनेस के LIC इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन के खर्चे, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे, कोई छोटी मोटी रिपेयर के खर्चे हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस। इसके अलावा सेकंड लेजर आता है, सेकंड हेड टू सेलिंग एंड, जो ये तो समझाने के लिए तुम डायरेक्ट भी लिखते जाओगे, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, जैसे तुम्हें पता नहीं है कौन से हेड में आएगा, ये तो एक समझाने के लिए बस कि कैटेगरी बना दी हमने। टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इसमें जो सेल्स से रिलेटेड खर्चे होते हैं, जैसे कैरीज आउटवर्ड्स या एडवर्टाइजमेंट की है हमने, कोई कमीशन दिया किसी को सेल पे, या कोई बैड डेट्स हो गए, या इंपोर्ट ड्यूटी रॉ मटेरियल पे दी जाती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी का किस पे, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी किस पे दी जाती है, सेल पे, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी आएगी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। इसके अलावा पैकिंग चार्जेस की, प्रोडक्ट को सेल करने से पहले जो पैकिंग होती है वो पैकिंग खर्चे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे। डिलीवरी वैन, कोई हमने डिलीवरी वैन रखी हुई है उसके खर्चे। स्टेबल एक्सपेंसेस, स्टेबल क्या होता है, अस्तबल, कि बहुत से जगह जैसे जो लक्कड़ वक्कड़ की कंपनी होती हैं उनमें हाथी वाती घोड़े रखे जाते हैं, तो जो उसके खर्चे होते हैं वो आएंगे स्टेबल एक्सपेंस इधर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। एक लास्ट में जो इन दो कैटेगरी में नहीं आएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंस क्या होते हैं, जो इन दो में कवर्ड नहीं होते, किसी को हमने डिस्काउंट दी है, रिपेयर है, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट दिया है हमने बैंक लोन पे, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, कन्वेंस के खर्चे हैं, डोनेशन दी है, चैरिटी दी है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, नेट प्रॉफिट। तो इधर जो सेल के अलावा अलग टाइप की इनकम होती है, कहीं हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, कहीं से इंटरेस्ट रिसीव, कोई हमने बिजनेस के पास पैसा था कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उस पर डिविडेंड मिला, किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगा दिया हमने, बाय डिविडेंड इनकम।
और क्या इनकम हो सकती है, कोई प्रीमाइसिस का खाली भाग हमने रेंट पे दे दिया, वाई रेंट रिसीव। तब ये सारे खर्चे लिखने के बाद, पोस्ट करने के बाद, ये साइड का टोटल किया जाता है, इस साइड का टोटल किया जाता है। यदि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये कहाँ जाएगा, मालिक की कैपिटल में जुड़ जाएगा। लॉस है तो कैपिटल में जाके लेस हो जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब नेट प्रॉफिट से पहले हम एक प्रॉफिट और निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। थोड़ा सा बता देते हैं, आगे जब क्वेश्चन आएगा जब डिटेल में बता देंगे कि जो खर्चा बिल्कुल इनमें से बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, खर्च और इनकम, जैसे मान लो रेंट रिसीव किया हमने प्रीमाइसिस की, या डिविडेंड इनकम है, ये बिजनेस की इनकम नहीं है, तो ऐसे ही प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स है, वाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। तो जो बिजनेस की इनकम नहीं होंगी उससे पहले इस अकाउंट को एक बार क्लोज कर देंगे, उस प्रॉफिट को बोलते हैं हम ईबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके दो नाम होते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट को दूसरे नाम से भी बोलते हैं, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, ईबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एडजस्टमेंट्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या करेंगे हम कि जो बिजनेस से रिलेटेड खर्चे नहीं है, खर्चों में क्या क्या हो सकता है, जैसे इंटरेस्ट दिया बैंक को, और डोनेशन दी, चैरिटी दी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद फिर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा उसे उधर लिख के ये खर्चे इधर लिख देंगे। जो नॉन ऑपरेटिंग, उनको क्या बोलेंगे हम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, तो उन्हें फिर नीचे लिख के जो बाद में आएगा वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये एक हल्का सा टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, आगे तो बहुत आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो उसमें जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे वो P&L में ना लिख के कहाँ लिखे जाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से लेस करेंगे, और ऐसी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उनको P&L में नहीं लिखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद उन्हें ऐड कर देंगे। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी क्लियर हो गया। फिर जो लास्ट में नेट प्रॉफिट आएगा ये कहाँ जाएगा, आएगा उतना ही, यहाँ पहले 10 खर्चे लेस कर दिए, 5 करें, 5 बाद में कर दिए, तो एंड में तो वही आना नेट प्रॉफिट, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर एंड का जो प्रॉफिट है कहाँ चला जाता है, ये कैपिटल में, कैपिटल्स होती है हमारी, इसमें ऐड हो जाता है नेट प्रॉफिट। लॉस है तो लेस हो जाएगा, और जो पर्सनल खर्चे होते हैं, मालिक जो पैसे निकालता है, ड्राइंग्स बताए थे हमने, ड्राइंग्स लेस हो जाती हैं, ये फाइनल बैलेंस यहाँ आ जाता है कैपिटल का। और कैपिटल्स में क्या आते हैं, क्रेडिटर्स, बैंक लोन ले रखा है किसी से, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेवेबल है, कोई भी लायबिलिटी है, तो ये आगे आप समझ जाओगे। वैसे एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा, या इनकम एडवांस में मिल गई हमको, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये नेक्स्ट चैप्टर के लिए पहले ही बता रहे हैं, इनकम रिसीव इन एडवांस, तो ये लायबिलिटी साइड होगी। और एसेट साइड में सारी फिक्स असेट्स आएंगी, कैश का बैलेंस आएगा, बैंक का बैलेंस आएगा, और हमारे गुडविल आएगी। जब क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल सिंपल, एंड में जाके ये दोनों साइड मिल गई तो तुम्हारा क्वेश्चन ओके,
20/20 मिलेंगे, ये साइड नहीं मिली तो उसका भी जुगाड़ बताएंगे आपको आगे जब क्वेश्चन करेंगे पेपर में। तो ये हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो गया ट्रेडिंग का, P&L का, बैलेंस शीट का। कहाँ से शुरुआत होती है? जनरल एंट्री से। जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग होती है, लेजर को क्लोज करके जो बैलेंस निकलते हैं उनसे ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में एक्सपेंस और इनकम्स के लेजर आ जाते हैं, और जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बचते हैं वो सारे बैलेंस शीट में चले जाते हैं। और उसके अलावा यदि जनरल एंट्री में कोई हमसे गड़बड़ हुई है उसके लिए एडजस्टमेंट दी हुई होती हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट हमें लेने पड़ेंगे, एक डेबिट का एक क्रेडिट का। तो जो एडजस्टमेंट होंगी उसके दोनों इफेक्ट ट्रेडिंग में भी आ सकते हैं, डेबिट क्रेडिट साइड, या एक ट्रेडिंग में एक बैलेंस शीट में, या दोनों बैलेंस शीट में। वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा जब हम पढ़ेंगे फाइनल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो ये आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैं फिर आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं 11th क्लास से लेके BCom, BBA, CA, CA फाइनल तक के हर चैप्टर के बिल्कुल इसी तरह समझाते हुए सारे चैप्टर्स के वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल होंगे। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करो। धन्यवाद।